इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का डॉक्टर ए सी मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा विषय इलास्टिसिटी और डिमांड में मांग की कीमत लोच मापने की विधियों के बारे में रहेगा। यहाँ विद्यार्थियों के बहुत सुझाव और प्रश्न आ रहे हैं जिनको मैं सरल से सरल करने का प्रयास कर रहा हूँ और विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि हमें और सरल इसमें परिवर्तन करके दीजिएगा सर। तो यहाँ से मैंने एक नया परंपरा फिर शुरू की है, आपको सामान्य स्तर से सारी बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आप अपनी परीक्षा में किसी भी प्रकार से किसी नंबर को आप खोएं नहीं। यहाँ एक अति आवश्यक सूचना आपके लिए यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। हम शुरू करते हैं। मांग की कीमत लोच नापने की विधि में कुल व्यय विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको सरल बनाने के लिए आपके आगे मैं प्रस्तुति देता हूँ। हम जानते हैं कि अन्य बातें, क्योंकि कोई भी आप अध्ययन करते हैं तो आपके सामने वही बात आती है कि अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ अन्य बातें समान रहने पर एक समय अवधि में वस्तु या सेवा क्रय करने के लिए किया गया उपभोक्ता के द्वारा जो व्यय है वो कीमत के सापेक्ष किस तरह से व्यवहार करता है, वह मांग की कीमत लोच की गणना हम किस प्रकार उसके द्वारा किए गए व्यय से कर सकते हैं, उसके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। इस विधि को प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया था। यहाँ हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कुल आपका जो व्यय होता है वो कीमत और वस्तु की क्रय की गई मात्रा के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ मैंने आपको बताया है कि P डॉट एक्स मतलब P मल्टीप्लाइड बाई एक्स, कीमत और मात्रा। अगर हम व्यय की गणना करें तो एक साधारण चित्र से मैंने बताने का प्रयास किया है कि यहाँ कीमत में परिवर्तन, देखिए ये एरो नीचे लगाया है मैंने सांकेतिक रूप में और यहाँ इस तरह से लगाया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कीमत लगातार गिर रही है, तो कीमत गिरने के साथ कुल व्यय बढ़ रहा है, कीमत गिरने के साथ कुल व्यय स्थिर है, कीमत गिरने के साथ कुल व्यय भी गिर रहा है। तो यहाँ आपको सामान्य रूप से यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि कीमत तो ह्रास हो रही है। हमने एक अन्य बातें समान लेते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि कीमत में ह्रास हो रहा है। अब कीमत में ह्रास के फलस्वरूप कुल व्यय में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। कुल व्यय वहीं का वहीं है और कुल व्यय में ह्रास है। अगर कीमत परिवर्तन और कुल व्यय के बीच विपरीत संबंध हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस भी आ जाता है और विस्तृत या लघु उत्तर भी आता है, तो अगर कीमत परिवर्तन और कुल व्यय के मध्य विपरीत संबंध है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर कीमत परिवर्तन हो रहा है, मतलब ह्रास हम लेके चल रहे हैं और कुल व्यय भी वहीं का वहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कीमत की मांग लोच क्या है, एक या इकाई के बराबर। और फिर हम ये कहें कि कीमत तो गिर ही रही है लगातार, हम अपना उदाहरण यही बनाए हुए हैं, और अगर उसके साथ साथ उपभोग में जो कुल व्यय का हिस्सा है, उस पर किया जाने वाला खर्च है, वो अगर गिर रहा है आय कीमत गिरने के साथ, अर्थात कि मांग की कीमत लोच क्या है, इकाई से कम है। इसको अब हम ग्राफ से भी आपको स्पष्ट कर सकते हैं कि आप देखिएगा कि मैंने एग्जाम्पल आपको बना के देने का प्रयास किया है। वस्तु की कीमत ली, वस्तु की मात्रा ली, तो कीमत और मात्रा में जब हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, कुल व्यय हमारे पास आ जाएगा, कुल खर्चा आ जाएगा। हमने क्या लिया है कि वस्तु की कीमत में हमने क्या मान के चल रहे हैं, ह्रास, 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये। और वस्तु की मात्रा जब 60 रुपये थी तो 30 इकाई का, यानी कुल खर्चा कितना हो रहा था, 1800 रुपये, 60 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। अगर कीमत, देखो बच्चों,
अगर कीमत फिर गिर रही है, 50 से क्या हो गई, 60 से क्या हो गई, सॉरी 50 हो गई, और जो उपभोग की गई मात्रा है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी क्या हो गया, कुल व्यय बढ़ गया, तो वो कितना हो गया, 2000। और इसके साथ साथ अगर हम फिर चलें कि कीमत और घटी तो व्यय वहीं का वहीं रहा, कीमत और घटी और व्यय भी घट गया। तो यहाँ आप देखिएगा कि अगर व्यय बढ़ा यानी इकाई से अधिक, व्यय स्थिर रहा इकाई के बराबर, कीमत की मांग की लोच इकाई के बराबर, और अगर घट गया तो इकाई से कम। इसको हम चित्रों से भी एक तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब आपको समझने वाली बात है कि क्या ले रहे हैं, मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है। इकाई से अधिक वाली स्थिति में क्या आ रही है, कीमत घट रही है पर मांग बढ़ रही है, जब तो ये कुल खर्चा बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आया। दूसरे में खर्चे में कोई फर्क नहीं आया, यानी कि कुल व्यय में कोई यहाँ हमने क्या लिया है, व्यय लिया ना, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ किंतु कीमत में परिवर्तन है। तो क्या है, कीमत की मांग की लोच इकाई के बराबर है। इसके विपरीत अगर देखें कि कीमत भी ह्रास हो रहा है, कीमत भी गिर रही है और कुल व्यय भी कम हो रहा है, तो हमने क्या कहा, मांग की कीमत लोच इकाई से कम है। तो पुनः मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत साधारण सी अभिव्यक्ति है जिसको आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं ग्राफ बना के आपके आगे दिखाऊं तो भी आप देख लीजिएगा कि मैंने एक किस पे, वाई एक्सिस पे कीमत को ले लिया, एक्स एक्सिस पे मात्रा ले ली, और एक रेखीय रूप में मांग वक्र मैंने ले लिया और कीमत का परिवर्तन लिया, पी से P1 हो गई, और एक मात्रा का परिवर्तन ले लिया, यहाँ x से x1 हुई। रिमेंबर, P से P1 यानी कि कीमत घटी और मात्रा बढ़ी। अब यहाँ मैंने देखिए तीन रंग से आप तीन अलग तरह से दृश्य आ रहा है। एक ये हिस्सा है व्यय का, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। अगर इस पूरे में देखें तो ये पूरा कुल खर्च है या व्यय है, ये देखें तो ये कुल पूरा व्यय है। इसका मतलब क्या है, ये व्यय तो कॉमन है, यानी कि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, कम ज़्यादा कहाँ है, ये और ये है। तो अगर आप डायग्राम से भी देखें तो क्या है, व्यय क्या हुआ है, तो ये एक पहला व्यय था, ये दूसरा व्यय है। तो कौन सा व्यय ज़्यादा है, जो लाल रंग से रेखांकित है। इसको और दूसरी तरह से देख लीजिए कि भाई मान लिया हमारा मांग वक्र क्या है, डी डी हमारा मांग वक्र है, और प्रारंभिक व्यय जो हमने किया है क्या, OPAX, OPAX, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये वो खर्चा है जो पहले। अब कीमत में ह्रास हुआ, ये मान के चली रहे, P से P1 हुई, तब हमारे आगे परिवर्तित व्यय कौन सा हो गया, OP1BX, OP1BX, यानी ये वाला। पहले कौन सा था, ये। कीमत घटी, व्यय कितना हो गया, ये, किंतु ये व्यय की मात्रा कहाँ रही, वहीं की वहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर हम ये देखें कि XCBX1 ये क्या है, कीमत परिवर्तन पर कुल व्यय का शेष, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा, और एक कौन सा है, P1PAC, यानी ये वाला चौखाना, सामान्य भाषा में हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब ये वाला व्यय ज़्यादा है ना इस व्यय की तुलना में, इसलिए हम कह सकते हैं कि कीमत घटने के साथ अगर व्यय बढ़ा तो हमारी क्या है, मांग की कीमत इकाई लोच, जो मांग की कीमत लोच है वो इकाई से ज़्यादा है। या इसको दूसरे तरह से कह लीजिए, यहाँ सांकेतिक रूप में XCBX किससे ज़्यादा है, P इससे ज़्यादा है। अतः व्यय में परिवर्तन जो है वो ज़्यादा है प्रारंभिक व्यय की तुलना में। तो सीधा सा निष्कर्ष निकला, कीमत ह्रास, कुल व्यय वृद्धि। इसका मतलब मांग की कीमत लोच क्या हो गई, इकाई से ज़्यादा हो गई। अब
दूसरे इसी को समान दूसरे देखें कि वही स्थिति ले ली पहले का। अब मेरे को यहाँ इन संकेतों के बारे में आपसे दोबारा बोलने की शायद आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल समान है। इसका मतलब क्या है, कीमत में तो ह्रास हुआ किंतु व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जितना इधर उतना ही इधर बढ़ा, तो समान रूप से रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यय परिवर्तन और प्रारंभिक व्यय क्या है, दोनों बराबर हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए कीमत ह्रास जो है कुल व्यय समान है। तो मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई के बराबर है। अब अगले इस पे देखिएगा कि यहाँ पर आप ये देखिए, पूर्व में कितना व्यय हो रहा था, इतना बड़ा हिस्सा, ये कॉमन हिस्सा है, ये जो दिख रहा है आपको, और ये कम है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ज़्यादा है। यानी कीमत घटने के साथ जो व्यय था उसकी तुलनात्मक रूप से व्यय क्या हुआ, कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मांग की कीमत लोच इकाई से कम है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पुनः आपसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा प्रदत्त सभी लेक्चर को आपको आराम से पूरा सुनना चाहिए, जिससे कि आप उसे समझ सकें और अपने लिए लाभान्वित करते हुए एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। यहाँ फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी लाभ हो। लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का जो बेल है, आइकॉन बटन है, जो उस पर बहुत सौ के आगे क्रॉस आ रहा होगा मोबाइल्स में, तो पहले उसको दबाइए, फिर उसके बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, उस घंटी को दबाइए और आपके पास सारी अपडेट्स आने लगेंगे। धन्यवाद।